एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं टॉपर्स सम्मेलन और हम अपने इस आयोजन के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं और जानते हैं मेरे अगले दोनों मेहमान सियासी तौर पर निहायत ही संवेदनशील राज्यों से हैं, बिहार से और उत्तर प्रदेश से। और यकीन मानिए जब ये जमीन पर जाएंगे तो उनके सामने चुनौतियां बेतहाशा होंगी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ रैंक 13 सागर कुमार झा हैं जो कि बिहार के सहरसा के चैनपुर गांव के रहने वाले हैं, और साथ ही विशाल मिश्र रैंक 49 कानपुर से। आप दोनों को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर आएं और अखिलेश मेरे साथ ही इसे आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया विशाल आपका। दरअसल टीवी पर आप अक्सर कई मेहमानों को सुनते रहते होंगे, अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों को सुनते होंगे, लेकिन यकीन मानिए एबीपी न्यूज के इस मंच पर जो मेहमान हमारे बीच आए हुए हैं, जिन्हें आप सुन रहे हैं, उससे न सिर्फ आपके अंदर सकारात्मकता का प्रवाह हो रहा होगा, बल्कि जाहिर तौर पर आप बहुत ज्यादा प्रेरक कहानियां सुन रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि जीवन में बहुत कुछ करना है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हमारे साथ सागर कुमार झा बिहार से हैं, वो जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा हैं कानपुर के, वो दोनों जुड़ चुके हैं। इनकी क्या कहानी है, क्या दास्ता है, पहले वो आप देखिए एक रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद बातचीत के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यूपीएससी परीक्षा के नतीजे आने के बाद बिहार के सहरसा के चैनपुर गांव में कुछ इस तरह से जश्न मनाया गया। चैनपुर गांव के सागर कुमार झा ने यूपीएससी परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की थी और पूरे बिहार का नाम रोशन किया। सागर बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार के कटिहार के स्कॉटिश पब्लिक स्कूल से पूरी की। IIT BHU से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 8 महीने तक नौकरी करने के बाद उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी परीक्षा के लिए जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी और उन्हें कामयाबी भी मिली। यूपीएससी परीक्षा में उत्तर प्रदेश के कानपुर के विशाल मिश्रा को 49वीं रैंक मिली है। विशाल मिश्रा ने कामयाबी तीसरे प्रयास में हासिल की है। 2 बार इंटरव्यू में असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और IAS बने हैं। विशाल मिश्रा ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और IIT कानपुर से MTech किया है। और अब आप दोनों को तमाम तरह से बधाइयां मिल रही होंगी, हर जगह से लगातार फोन आ रहे होंगे। और सागर, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। मिथिलांचल के आप हैं, मिथिलांचल का लाल आपको कहा जा रहा है, तो पहला सवाल मेरा मैथिल में ही आपसे होगा। अहाँ के की हाल चाल छै? जी हमरा बहुत नीक लग रहा है और हम एबीपी न्यूज के माध्यम से पूरा मिथिलावासी का जो है धन्यवाद देना चाहे छी कि हमरा सपोर्ट के लेकिन हर एक स्टेज पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने इलाके के लोगों से, कानपुर से हैं आप? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, HBTI है, IIT कानपुर में मैं सभी जगह से पढ़ा भी हूँ और कई सारी समस्याएं भी हैं, ट्रैफिक है, गंगा पोल्यूशन है। तो मतलब मुझे अगर कभी मौका मिला तो मैं इन समस्याओं पे काम करना चाहूँगा। और मैंने वाटर रिसोर्सेज में MTech किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी वो नॉलेज भी लगाना चाहूँगा। सर, आप 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचे, तीसरी बार में इस मुकाम तक पहुंचे हैं, मतलब आपको सलाम करने की जरूरत है। 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचना, ना होना फाइनली, इसके बावजूद आपका हौसला नहीं टूटा? सर, लास्ट ईयर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैं काफ़ी होपफुल था मेरा हो जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन मैं करीब 1 घंटा रोया हूँ और मेरे भैया ने मुझे बहुत समझाया। मैं प्रिपरेशन छोड़ के जा रहा था, 18 दिन बाद प्रीलिम्स था। उन्होंने समझाया कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है नहीं होगा तो एक अटेम्प्ट और दे दो। फिर मैंने कैसे भी करके अपने आप को एकत्रित किया अंदर से, आंतरिक रूप से, और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। फिर तो मुझे लगा कि अब बस ठीक है, मैं इंटरव्यू तक 2 बार जा चुका हूँ, अब प्रीलिम्स भी नहीं है, क्या करूँगा। फिर लगा कि ज़िंदगी चलने का नाम है, अभी इतनी तैयारी की है, पहले नेगेटिव सोचते हैं फिर पॉजिटिव पे आते हैं, तो एक साइकिल है, साइन कर्व की तरह। फिर मैंने दोबारा से शुरुआत किया एक तरफ से। मुझे लगा मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, मैं अगले प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के टारगेट किया। फिर रिजल्ट आया, हो गया। फिर मैं दोबारा से पूरी शक्ति के साथ जुट गया और इस बार यहाँ पर पहुंचा। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जीवन चलने का नाम है। वाकई जीवन में जो रुक गया वो रुक गया और चलते रहना है। आप लोगों से बेहतर कौन बता सकता है। सागर, 13वीं रैंक आपकी है, आप IAS भी बन सकते थे, लेकिन आपने IPS क्यों चुना? खाकी का इतना आकर्षण क्यों? कुछ सिंघम जैसी फिल्म से तो नहीं प्रभावित हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर सर्विसेज, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का, वो है टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स।
वेलफेयर और डेवलपमेंट जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे आता है। और इसके अलावा यूनिफॉर्म सर्विसेज के प्रति जो है मेरा अट्रैक्शन बहुत पहले से रहा है। मेरे मामा जी और मेरे चाचा जी पुलिस में हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि वर्दी एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको हर मोमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है याद दिलाता है। तो ये एक अलग मोटिवेशन फैक्टर था मेरे लिए, इसलिए मैंने आईपीएस को जो है पहले प्रेफरेंस पे रखा हूँ। जी, आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे और किस तरीके से आपने पढ़ाई की, हमारे दर्शकों के जरिए अगर उन तमाम लोगों को आप बताना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। मैंने बीटेक किया आईआईटी बीएचयू से, तो एक बैकग्राउंड था मैथमेटिक्स के लिए, एक पैशन था सब्जेक्ट के प्रति। तो इसको लेकर के मैंने फिर जनरल स्टडीज़ की भी साथ में तैयारी की, और मैंने कोशिश ये की कि बैलेंस प्रिपरेशन रखें कि जितना समय मैं जनरल स्टडीज़ के सारे पेपर्स को देता था उतना ही मैथमेटिक्स को भी देता था। तो ये बैलेंस जो है ज़रूरी है मुझे लगता है। कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? कभी जो ऐसा लगा कि शायद ना हो पाए, इस तरीके की भावना आई? एक्चुअली जब मैंने 2015 पे अपना पहला प्रीलिम्स लिखा था तो उस साल मेरा नहीं हो पाया था। फिर मैंने 2016 में फिर से प्रीलिम्स दिया तो उसमें भी नहीं हो पाया। तो ये मेरे लिए जो है बहुत ही एक लो फेज था। बट मुझे पता था कि अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स पे कमांड था, तो मुझे लगता था कि मैं ऑप्शनल में अच्छा करके जो है रैंक ला सकता हूँ। तो इसीलिए मैं लगा रहा और इस साल जो है मुझे सफलता मिली। अच्छा विशाल, आप जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था, 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचे, आपका नहीं हो पाया, तो क्या दिमाग में कोई और चीज भी चल रही थी कि कुछ और भी मुझे करना है, या आपने तय किया हुआ था कि जैसे भी हो मुझे यूपीएससी के जरिए ही नौकरी करनी है? सर, चूंकि मैंने एमटेक किया हुआ है तो मेरे पास हमेशा से पीएचडी का ऑप्शन था, बट वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने इधर आने का डिसीजन लिया। कई बार मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि आपने एमटेक क्यों किया। कोई रीज़न नहीं था सर। बीटेक के एंड में मैं सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे से मैंने पढ़ाई की, मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और मेरा हो गया। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आईआईटी कानपुर में, वही वाटर रिसोर्सेज में। और फिर आईआईटी कानपुर में जब पढ़ा तो आईआईटी कानपुर ने मुझे अपने आप से रूबरू कराया, मेरी क्षमताओं से काफ़ी मेहनत करी मैंने। मुझे लगा कि मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ, इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर मैं यूपीएससी में आ गया। और वो, अगर मैं सही हूँ तो आप दोनों आईआईटी से हैं? जी जी। ये इतने आईआईटी वालों का सिलेक्शन कैसे हो जाता है? मुझे ये लगता है कि आईआईटी में जाकर के आप जो है अपने गोल्स के प्रति एक डेडिकेशन जो है आप शो करते हैं। मतलब सिंसियरिटी जो है हम सीखते हैं जेईई के प्रिपरेशन के दौरान, जो कि हमें लगता है कि लाइफ लॉन्ग जो है साथ रहता है। जी, दरअसल देखिए, मेरा सवाल इस लिहाज से है कि आईआईटी में होना भी कईयों का सपना होता है, और आपका आईआईटी में हो जाता है, फिर आप सीट छोड़ के आगे निकल जाते हैं आईएएस आईपीएस बनने के लिए। देखिए, जब हम क्लास 12th में जेईई का एग्ज़ाम लिखते हैं तो हमें बाकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में काफ़ी लिमिटेड जो है नॉलेज होता है। जब आप कॉलेज में जाते हैं तब आपको जो है वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है, तो आप जो है बेटर रूप से अपने करियर को जो है तब जाके डिसाइड कर पाते हैं। एक बात विशाल ये कही जाती है कि दरअसल जब आप आईआईटी से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सरकार भी बहुत सारे पैसे आपके ऊपर खर्च करती है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मतलब एक तरह से बर्बादी हो जाती है जब आप आईआईटी छोड़कर फिर आईएएस बनना सोचते हैं, आईपीएस बने और उधर चले जाते हैं? सर, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि हम कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज नॉलेज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो जैसे अभी मुझे अगर कल को कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी स्टेट मिलेगा, मेरी सिविल इंजीनियरिंग और वाटर रिसोर्सेज मेरे साथ रहेंगे। और वाटर चूंकि एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है आज के टाइम पे, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी टेक्निकल नॉलेज को भी मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो ये एक अच्छा संगम है सर। अखिलेश, इस पे हम कुछ ऐड करना चाहेंगे। मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से जो है बीटेक किया है, तो मेरा ऐसा प्लान है कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है सर्विसेज का, तो साइबर क्राइम्स जैसे जो घटनाएं हैं वो बढ़ सकती है या बढ़ रही है, तो मैं उस नॉलेज को जो है अपने पुलिसिंग एक्टिविटीज़ में जो है शामिल करना चाहूँगा, ताकि जो है साइबर सिक्योरिटी को हम जो है प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, आप कौन सा कैडर लेना चाहते हैं वैसे? मैं प्रेफर तो करूँगा होम कैडर बिहार। बिहार क्या चाहते हैं आप? बिहार जाके क्या करना चाहते हैं? बिहारी यूपी में तो बहुत बाहुबली होते हैं, कैसे निपटिएगा? एक्चुअली क्या है कि इंडियन पुलिस सर्विस में आने का मेरा एक मोटिवेशन जो है, जब हम कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे तो हमने एक मंथन नाम के प्रतियोगिता में जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो है हमने वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस प्रपोज किए थे। तो वो पेपर पे था, अब जो है उसको हम जमीनी स्तर पर जो है बिहार में या फिर पूरे भारत स्तर पर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। आप क्या करना चाहते हैं विशाल आगे? सर, मेरी फैमिली में काफ़ी टीचर्स हैं, फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, दीदी जिया जी भी टीचर हैं, तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है कि मैं टीचिंग में कुछ करना चाहूँगा, खासकर प्राथमिक शिक्षा में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो लोड बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर।
तो टीचिंग एक फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वाटर रिसोर्सेज, उस पर भी मैं काम करना चाहूँगा सर। अच्छा, परिवार की कितनी बड़ी भूमिका रही सागर, आप जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, किस तरीके की मदद आपको मिलती रही फैमिली से? पूरे परिवार में सबका सहयोग रहा, बट यहाँ पर हम एक मेंशन करना चाहेंगे अपने पापा के बारे में। जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम लिखा, इंटरव्यू भी दे दिया, तो मैं जब मार्क्स को एस्टिमेट करता था, मेरे भाई भी करते थे, मेरे दोस्त भी करते थे, मैं खुद भी करता था, बट जो एस्टिमेट था मेरे पापा का थोड़ा एम्बिशियस होता था कि मतलब तुम टॉप 20 में रहोगे। मुझे लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, बट अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी को ही जो है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एस्टिमेट पता था मेरे एबिलिटीज़ का। तो ये मेरे लिए जो है बहुत ही सौभाग्य का बात है कि मेरे पिता ने सबसे पहले मेरे एबिलिटीज़ को सराहा। आपके लिए एक सवाल आया है, एक दर्शक सवाल ये पूछ रहे हैं कि टॉपर अगर हम होते हैं तो उसके लिए हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, घंटों मेहनत करते हैं, और ऐसे में हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आप तो बिल्कुल फिट लग रहे हैं, कैसे आपने मैनेज किया? बिल्कुल फिट तो नहीं, बट ये जरूर है कि जो मेडिटेशन है वो मुझे बहुत हेल्प किया है मेंटल और फिजिकल एजिलिटी को बनाए रखने में। तो मैं वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को जो कि तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी डीमोटिवेटिंग फेज भी आता है, तो वहाँ पर आप म्यूजिक एंड मोटिवेशन को इंक्लूड करिए अपने डेली रूटीन में। आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। एक सवाल आपके लिए है विशाल, की दरअसल कई बार जिस तरीके से अफसरों का तबादला कर दिया जाता है, क्या उससे वो अफसर जो ईमानदारी से काम कर रहा है हतोत्साहित होता है? हो सकता है कई बार पनिशमेंट के रूप में ट्रांसफ़र किया जाए, बट कहीं ना कहीं अगर इसलिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ट्रांसफ़र के साथ साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी लेके जाता है, और जब वो नई जगह पहुंचता है तो वो दुगनी एनर्जी के साथ काम करना चाहेगा कि ठीक है, मुझे पनिशमेंट के तौर पे भेजा गया है, अब मैं दोबारा और अच्छा काम करके दिखाऊंगा, तो फिर मुझे मतलब प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, पनिशमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो निगेट हो जाए। जो लोग IAS IPS बनना चाहते हैं उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करें? मेरी एक दीवार थी मेरे कमरे में जिसमें मैंने टेबल वेबल लगा करके पढ़ाई करता था। वो दीवार पूरी भरी हुई थी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज़ के टारगेट्स थे, वीकली टारगेट्स थे, और मैं यही कहूँगा कि मतलब सामने हिमालय हो तो मतलब आपको घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्य बड़ा है, घबरा सकते हैं, लेकिन उसको छोटे छोटे एक एक कदम से करेंगे तो चढ़ जाएंगे हिमालय तक। सागर, आपका कोई मंत्र? मूल मंत्र मेरा ये है, एक्चुअली जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो क्वाइट ऑब्वियस पार्ट है प्रिपरेशन का, बट कभी कभी हम लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई हैव टू सिंगल आउट एक ऐसा चीज़ जो कि मेरे लिए वर्क किया है, वो है न्यूज़पेपर्स। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या है कि काफ़ी बुकलेट्स आ गए हैं करंट अफेयर्स के, तो हम लोग जो है न्यूज़पेपर रीडिंग को इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है कि दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वन कैन एवर मेक, न्यूज़पेपर्स को इग्नोर करना। बिकॉज एक मूल मंत्र है, मैंने हमेशा अपने प्रिपरेशन के दौरान ये रखा कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो सिविल सर्विसेज में प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक जो है साथ देता है। जी। सब्जेक्ट्स आपके क्या रहे और उसके लिए आपने किस तरह से तैयारी की थी? क्या आपने भी, जैसा कि विशाल बता रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को अलग अलग तरीके से बांटकर उसकी तैयारी की? एक्चुअली क्या था कि मैं प्रीलिम्स के साथ थोड़ा स्ट्रगल करता था, तो मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया अपने थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि मुझे पहले 2 प्रयास में प्रीलिम्स नहीं कर पाया था मैं। इसके अलावा मैं मेंस पे कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था कि मेरी राइटिंग एबिलिटीज़ अच्छी है, तो मैंने जो है कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया कि कंटेंट जो है मेरा इम्प्रूव हो। जी। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के मैं कॉन्फिडेंट था, मैथ्स को लेकर के, और मैं ये एडवाइस जो है बाकी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को भी देना चाहूँगा कि वो अपने बैकग्राउंड से क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को अगर ऑप्ट करें तो आई थिंक दैट इज़ बेटर। मेरा एक थोड़ा अलग हटके विशाल सवाल है। दरअसल संविधान कहता है अवसर की समानता की बात, लेकिन अगर किसी ने ग्रामीण इलाके से पढ़ाई की है, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहा है, अच्छी जगहों से पढ़ाई कर रहा है, क्या वहां पर एक भेद नहीं हो जाता है जब आप यूपीएससी एग्जाम में बैठते हैं? जो पढ़ाई का स्तर होता है, क्या उससे अलग अलग चीजें नहीं सामने आती हैं? फिर रिजल्ट पे उसका असर नहीं होता क्या? व्यक्तिगत अनुभव क्या है आपका? सर, मैंने जितना रिजल्ट को एनालाइज किया है, इस रिजल्ट में हर श्रेणी के लोग होते हैं। आपको रूरल बैकग्राउंड के भी मिलेंगे, अर्बन के भी मिलेंगे, आपको पब्लिक स्कूल के भी मिलेंगे, कॉन्वेंट स्कूल के भी आजकल रूरल बैकग्राउंड के कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं आजकल? हाँ, ये बात आपकी सही है सर कि रूरल बैकग्राउंड के कम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है वो हमें फील करना पड़ता है। जैसे मैंने भी जब अपनी पढ़ाई शुरू करी तो मैं हिंदी मीडियम था, फिर मैंने सडनली चेंज किया, तो वो जो गैप था उसे मुझे अपनी हार्डवर्क में, आप भी हिंदी मीडियम में थे, फिर आपको लगा कि नहीं इंग्लिश मीडियम में चले जाएं तो बेहतर है? जी। क्यों ऐसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि आगे की जो पढ़ाई है, जैसे मैंने 10th में ऐसा डिसाइड किया, तो मुझे लगा कि
ट्वेल्थ के बाद मैं इंजीनियरिंग करूँगा और इंजीनियरिंग जो है वो इंग्लिश में ही होगी, और या जेई की प्रिपरेशन करूँगा वो सब इंग्लिश में ही रहेगा। तो मुझे लगा ये एक सही समय है, 10th के बाद जो छुट्टियाँ मिली उसमें मेरे बड़े भाई ने मुझे काफ़ी गाइड किया, पढ़ाया कि कैसे हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांजिशन करना है। तो उस स्ट्रगल को कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस के तौर पे आपके परिवार और जो और मेंटर हैं वो मदद करके वो फिल कर देते हैं। इंटरव्यू कैसे आपने फेस किया? क्या हमारे दर्शकों के साथ कोई अपना निजी अनुभव साझा करना चाहेंगे आप? सर मैं कानपुर से हूँ और सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज और कानपुर में गंगा भी है, तो नेचुरली मेरे से हर बार क्वेश्चन गंगा के ऊपर पूछा जाता रहा है कि मतलब क्यों वहाँ पर जाकर के रिवर जो है ये इतनी पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया कि वो मतलब मुझे तैयार हो गया था। और इस बार के इंटरव्यू में कुछ चीज़ें ऐसी पूछी गई जो सिविल इंजीनियरिंग से थी, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपना जैसे मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया था और बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से ज़्यादा पूछे गए। तो अगर किसी के साथ ऐसा है तो वो अपना बेस जो है वो प्रिपेयर करके जाएं। आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि आप कानपुर से हैं। गंगा जो सबसे ज़्यादा गंदी होती है कानपुर की वजह से, और मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भी है गंगा की सफाई के लिए। क्या आप चाहेंगे कि आपको इस दिशा में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सरकार? जी बिल्कुल, अगर सरकार मुझे कोई जिम्मेदारी देगी तो मैं मतलब फुल डेडिकेशन से काम करूंगा, क्योंकि मुझे इतना पिछले 3 साल के प्रिपरेशन में इतना कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ा है और आगे भी अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। तो मतलब मौका मिलेगा तो सर मैं पूरी एफिशिएंसी से काम करना चाहूँगा। आपको सागर अगर बिहार कैडर मिल जाए, आपके वहाँ पर पोस्टिंग हो जाए आईपीएस ऑफिसर के तौर पर, सबसे पहली आपकी क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको जो है और इम्प्रूव कर सके। लास्ट डिकेड में अगर आपको याद होगा अखिलेश जी, तो जो लॉ एंड ऑर्डर था बिहार का काफ़ी चरमराया हुआ था। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट, तो उसको हम फर्दर करना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ और कॉजेज हैं जो मेरे काफ़ी क्लोज हैं, वो है वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो उसमें हम काम करना चाहेंगे। और इसके अलावा जो जैसे कि मैंने अपने पिछले आंसर्स में कहा था, साइबर क्राइम्स को लेकर के जो है हम अपना योगदान देना चाहेंगे। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप मैथिल में लोकगीत भी गाते हैं, अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें। बाबा ने न चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी चैनपुर नगरी, बाबा ने न चलियो हमरो अपन नगरी। देखिए, बहुत ही बेहतर, बहुत बढ़िया आपने गाया, और गांव से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं आप, ऐसा लगता है। ऐसा है कि जो मेरे दादाजी हैं वो पिछले 30 साल से जो है चैनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया रहे हैं, और मेरे पिताजी भी जो है काफ़ी सामाजिक लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि हम उन जो हमारा जनरेशन है उसको हम जो है उसी डायरेक्शन में जो है काम को आगे बढ़ाएं। जी चलिए, विशाल और सागर, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के इस मंच पर आप आए, और हम यही चाहते हैं कि आप जन सेवा करें और इस सर्विस के माध्यम से लोगों तक पहुंचें, सरकार की नीतियों को उन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।